हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी मूवमेंट का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हमने कल 20 क्वेश्चन कर लिए थे और पार्ट नंबर 2 में हमारे बाकी के बचे हुए जितने भी लिटरेरी मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अलेक्जेंडर पोप्स फेमस पोएम इच। अलेक्जेंडर पोप की जो फेमस पोएम है वो कौन सी मानी जाती है? रेप ऑफ द लॉक, लिरिकल बैलेड, एब्सैलम एंड एजिटोपल और एक्सटेसी। रेप ऑफ द लॉक है ये अलेक्जेंडर पोप का मोक हीरोइक पोएम मानी जाती है। लिरिकल बैलेड्स है ये विलियम वर्डवर्थ से रिलेटेड है। एब्सैलम एंड एजिटोपल है ये ड्राइडन का स्टायरिकल वर्क है। और एक्सटेसी है ये जॉन डन का वर्क है। तो आपको पता चल गया होगा कि रेप ऑफ द लॉक है वो बहुत फेमस वर्क है और ये किसका वर्क है? अलेक्जेंडर पोप का। अलेक्जेंडर पोप है वो न्यू क्लासिकल एज से माने जाते हैं और जॉन ड्राइडन भी न्यू क्लासिकल से माने जाते हैं। द रेप ऑफ द लॉक इज अ मोक हीरोइक नैरेटिव पोएम रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712। ये आपको ईयर ध्यान रखना है, 1712, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए पूछ लिया जाता है। लिरिकल बैलेड्स कलेक्शन ऑफ पोएम फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798 बाय सैमुअल टेलर कोलरिज एंड विलियम वर्डवर्थ, द अपीयरेंस ऑफ विच इज ऑफन डिजाइंड बाय स्कॉलर एज ए सिग्नल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। उसके बाद में एब्सैलम एंड एजिटोपल है वो सेलिब्रेटेड स्टायरिकल पोएम है और जॉन ड्राइडन के द्वारा इसको लिखा गया और हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंटली आपको याद रखनी है कि जॉन ड्राइडन है उनको फादर ऑफ हीरोइक कपलेट माना जाता है। सबसे पहले यूज करने का काम तो चौसर ने भी किया था अपना लीजेंड ऑफ गुड वुमेन वाले वर्क में। सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज उन्होंने किया था, लेकिन जॉन ड्राइडन है उनको फादर माना जाता है हीरोइक कपलेट का। तो 1681 में आया था एब्सैलम एंड एजिटोपल। उसके बाद में द एक्सटेसी वर्क है ये जॉन डन का एक मोस्ट वेल नोन पोइम में से एक मानी जाती है, दैट डेमोस्ट्रेट द डिस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, जो लव के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद में नियो क्लासिकल मूवमेंट है वो किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? तो नियो क्लासिकल मूवमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो ये क्या करेंगे, रूल के ऊपर चलते हैं ये लोग। नियो क्लासिकल वाले पोइट्री के बिल्कुल जैसे हम कह देते हैं ना कि कट्टर बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलने वाले लोग होते हैं, जो मतलब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते इसके अलावा। तो ये ऑब्जर्वेंस ऑफ लिटरेरी रूल, लिटरेचर किस रूल रेगुलेशन के साथ प्राचीन जैसे ग्रीक और रोमन लोग लिखते थे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ये लोग, तो इनका रूल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ लिटरेरी रूल, द प्योरिटी ऑफ लिटरेचर, द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, इन सब चीज़ों के अंदर इनका ध्यान ज़्यादा नहीं है। ऑब्जर्वेंस, इनको ये मतलब नहीं है कि हाउ टू से और व्हाट टू से, कहना क्या है और कहना कैसे है, लेकिन ये हाउ टू से के ऊपर विश्वास रखने, व्हाट टू से उस चीज़ को नहीं देखने कि आप बोल क्या रहे हो, लेकिन बोलना कैसे है उस रूल के को फॉलो करते हैं। न्यू क्लासिकल पोइट्री इज अ टाइप ऑफ पोइट्री विच फॉलोज द पैटर्न ऑफ पोइट्री अथर्ड बाय द पोइट्स ऑफ एंशियंट टाइम के जो ग्रीक और रोम होते, मैंने बता दिया आपको। पोप एंड ड्राइडन वर द लीडिंग राइटर, और जो न्यू क्लासिकल एज के लीडिंग राइटर की हम बात करते हैं तो इसमें अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन का नाम देखने को मिलता है फेमस, who deviated from the traditional school of poetry and sought guidance in the works of ancient Greek and Roman writer. एस.टी. कॉलेज रोड पोइम डीलिंग विद। एस.टी. कॉलेज का जहाँ भी बात आता है तो आप सुपर नेचुरल एलिमेंट के साथ जाएंगे। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इन्होंने खूब भर भर के प्रयोग किया है अपने लिटरेरी वर्क्स के अंदर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके ऊपर नहीं इनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो ज़्यादा मॉडर्न एज के अंदर देखने को मिलेगा आपको। सुपर नेचुरल एलिमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया और डील किया है इनको। और अर्बनाइजेशन है इसके ऊपर भी कम काम किया। नेचर की बात आती है तो विलियम वर्डवर्थ का नाम कौन भूल सकता है, उन सब लोगों को आपको पता है कि विलियम वर्डवर्थ है वो नेचर पोइट माने जाते हैं। उसके बाद में ब्यूटी इज ट्रूथ ब्यूटी वेयर डज दिस लाइन अकर, ये लाइन है वो कहाँ पे मिलती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, और आप सबको पता है कि ये कीट्स के ओड ऑन ग्रीशियन अर्न के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट प्राइमरली अ रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के अंदर आने वाला एक रिलीजियस मूवमेंट है जिसको प्राइमरली हम रिलीजियस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ऐसा कौन सा है? जिसे हेनरी न्यूमैन है। वो हेनरी न्यूमैन वाली बात मैंने कल आपको बताई थी। एक पुशी थे, एक फ्रॉन्जे थे, एक न्यूमैन थे, एक कैबले थे, जॉन कैबले। ये 4 लोग हैं वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड थे और ये एक धार्मिक टाइप का मूवमेंट था। तो ये 4 लोग जो थे वो इससे रिलेटेड थे। तो ये हमारा कौन सा मूवमेंट होगा? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। और ये कब आया था? जब स्टार्टिंग का विक्टोरियन एज स्टार्ट हुई थी। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट लेड बाय 4 यंग ऑक्सफोर्ड डॉन्स, जॉन हेनरी न्यूमैन, उसमें न्यूमैन का स्पेलिंग ऊपर गलत है, जॉन कैबले, रिचर्ड हेरल फ्रोंडे एंड एडविन पुशी। दिस रिन्यूअल मूवमेंट विद इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड वॉज अ सेंट्रल इवेंट इन द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ अर्ली विक्टोरियन इरा।
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी मूवमेंट। वॉल्टर पीटर वाज द इनिशिएटर ऑफ। और वॉल्टर पीटर की जहाँ भी बात आती है तो वो एस्थेटिसिज्म से जुड़े हुए थे या एस्थेटिक मूवमेंट से आप मान सकते हो, एक ही बात है, एस्थेटिसिज्म या एस्थेटिक मूवमेंट। ये एक ऐसा आर्ट मूवमेंट था जिसमें लेट 19th सेंचुरी की बात आ रही है, तो 1850 के इर्द गिर्द वाला टाइम मिलेगा आपको। विच प्रिविलेज द एस्थेटिक वैल्यू ऑफ लिटरेचर। इसमें वैल्यू है मतलब सुंदरता के साथ लिटरेचर लिखा जाए, उसके अंदर ब्यूटी, उसके अंदर मैजिक म्यूजिक हो, उसके अंदर आर्ट्स हो, ये सब चीज़ें हैं वो सोशियो पॉलिटिकल जो फंक्शन है उनके देखने को मिलते हैं आर्ट के अंदर, म्यूजिक के अंदर, लिटरेचर के अंदर। तो वो एस्थेटिसिज्म का मतलब सुंदरता के लिए, आर्ट है वो आर्ट शेक के लिए जानी जाती है। तो इनका मेन स्लोगन था ये, आर्ट फॉर आर्ट शेक। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि एस्थेटिसिज्म का मूवमेंट जो मेन स्लोगन है वो क्या था, आर्ट फॉर आर्ट शेक, आर्ट फॉर ह्यूमन शेक, आर्ट फॉर बॉडी शेक, ऐसे कुछ भी आपको दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है, आर्ट फॉर आर्ट शेक। और वॉल्टर पीटर है वो इससे जुड़े हुए थे, इनिशिएटर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म पोइट डिस्टिंग्विश बाई इट्स फार फेस्ट इमेज एंड कंसीट। इमेज और फार फेस्ट कंसीट की जब बात आती है तो ये मेटाफिजिकल पोइट्री होगी। मेटाफिजिकल पोइट्री में जिसमें जॉन डनिस, द सन राइजिंग है, वैलिडिक्शन, फॉरबिडन मीनिंग है, द फ्ली है या कैननाइजेशन, उन सब के अंदर इन्होंने भर भर के कंसीट और फॉरफेस्ट इमेजेस है वो यूज़ की है। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जिसको हम मान सकते हैं वो होती है फॉरफेस्ट इमेज और कंसीट। प्री रिप्लाइड पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद। अब प्री रेप्लाइड जो पोइट्री है, प्री रेप्लाइड ग्रुप को ही मानते हैं ये। तो प्री रेप्लाइड पोइट्री के अंदर क्या है, वो आर्ट और डिजाइन और फॉर्म और डिजाइन की बातें कर देंगे। तो वो डिजाइन के ऊपर फोकस करते क्योंकि वो आर्टिस्टिक ज़्यादा थे, पेंटर ज़्यादा थे वो लोग। पोइट्री के अंदर पेंटिंग का काम ज़्यादा था उनका, मतलब पेंटिंग से रिलेटेड आप कह सकते हैं कि पोइट्री को सजाना धजाना, आर्ट फॉर्म और डिजाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस होता था। तो प्री रेप्लाइड पोइट्री के अंदर है वो फॉर्म और डिजाइन की बात हम करेंगे। तो प्री रेप्लाइड की जहाँ भी बात आती है इसमें डीजी रोसेटी आ जाएंगे, क्रिस्टीना रोसेटी आ जाएंगे और एक दो लोग और भी थे, विलियम होमन है जैसे, उन्होंने इसको मतलब फाउंडिंग करने का काम किया था, तो ये फाउंडर माने जाते हैं। और रॉयल एकेडमी स्टूडेंट थे ऑल ओवर 25 ईयर एज, अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज ये थे। डीजी रोसेटी हो गए, एवरेट मिलान, जॉन एवरेट मिलाइस हो गए और हॉलमन जो हैं, हॉलमन हंट हैं, ये इसके फाउंडर माने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस है, उनसे कौन सा वर्क है वो बिलोंग नहीं करता। द डिफेंस ऑफ गिनवेयर एंड अदर पोइम्स, ये इनका ही वर्क है। द लाइफ एंड डेथ ऑफ जैसन, ये भी इन्हीं का वर्क है। अर्थली पैराडाइज, ये भी इन्हीं का ही वर्क है। और इनका एक वर्क और भी आएगा, द गार्डन ऑफ प्रोस्पेराइन, जो अगला वर्क है, अगले क्वेश्चन में जो देखने को मिल रहा है, ये भी इन्हीं का ही वर्क है। तो ये सारे के सारे इन्हीं के हैं, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। द गार्डन ऑफ प्रोसरपाइन इज अ वर्क बाई, तो ये भी विलियम मॉरिस का ही वर्क है। एसी स्विसबर्न, विलियम मॉरिस, डीजी रोसेटी, नन ऑफ दीज, तो ये भी विलियम मॉरिस का वर्क है। इमेजिज्म की अगर बात करते हैं हम, तो इमेजिज्म है वो किससे एसोसिएट करता है, टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, ई कमिंग, टी.ई. ह्यूम। तो टी.ई. ह्यूम है, उन्होंने इमेजिज्म को एसोसिएट करने का काम किया था। अगर बात करी जाए टी.एस. एलियट, डी.एच. लॉरेंस, ये मॉडर्न पोइट माने जाते हैं। टी.एस. एलियट भी मॉडर्न अमेरिकन पोइट माने जाते हैं और ये तो न्यू क्रिटिसिज्म के ग्रुप में आते हैं। तो उसमें इमेजिज्म की जब भी बात आती है तो हम टी.ई. ह्यूम के साथ में जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है, द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जब बात आती है तो विलियम जेम्स का नाम आता है और हमारे वर्जीनिया वुल्फ का नाम आता है, एक उनके हस्बैंड का नाम भी आता है इसके अंदर ही, और एक डोरोथी रिचर्डसन है, इनका नाम भी आता है, ये लोग आते हैं। तो द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ, किसकी राइटिंग से निकला हुआ है। मेनली अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में बिल्कुल सबसे पहले अपने वर्क के अंदर यूज किया था विलियम जेम्स ने, ये रशियन राइटर थे, तो इन्होंने यूज किया था इसको। इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस आल्सो नोन एज इंटीरियर मोनोलॉग, हमारे अंदर की वार्तालाप की बात होती है, हमारे अंदर विचार क्या चल रहा है उसी को देखते हुए हमने कोई वर्क लिख दिया, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। इट इज़ अ नैरेटिव मोड ऑफ or device that depicts its multitudinous thoughts and feelings which pass through the mind. The term was coined in 1890 by William James. इनका एक वर्क था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इस वर्क के अंदर इन्होंने सबसे पहले इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ करने का काम किया था, तो उन्हीं से उनकी राइटिंग से निकला हुआ माना जाता है।
द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अगर डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की बात आती है तो आप टी एस इलियट के साथ जाएंगे। टी एस इलियट ने इस फ्रेज का यूज़ किया था। सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज अ लिटरेरी टर्म है, और ये फर्स्ट यूज बाय टी एस इलियट इन हिज ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट नाम का एक इनका ऐसे है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे यूज़ किया था इन्होंने, तो द मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम से इन्होंने एक ऐसे लिखा था 1921 में। ये मॉडर्न राइटर माने जाते हैं टी एस इलियट। उन्होंने वहाँ पे डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी का यूज़ किया था। इट रेफर टू द वे इन विच इंटेलेक्चुअल थॉट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन 17th सेंचुरी पोइट्री। तो ये आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो उस टाइम की बात है। इट रेफर टू द वे, एक ऐसे तरीके की तरफ ये इशारा करते हैं विच इंटेलेक्चुअल थॉट, जिसका कोई आध्यात्मिक जो विचार है वो बिल्कुल सेपरेट है किससे, एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग से। 17th सेंचुरी पोइट्री की ये बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट, यूनिवर्सिटी विट्स कौन थे और यूनिवर्सिटी विट्स कौन नहीं थे, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्रिस्टोफर मार्लो है, यूनिवर्सिटी विट्स माने जाते हैं। जॉर्ज पील है, थॉमस रॉबर्ट ग्रीन है, थॉमस नैस है, थॉमस लॉज है, और जॉर्ज पील हो गए, एक ग्रीन भी थे, और एक इसमें क्रिस्टोफर मार्लो, एक थॉमस किड है। थॉमस किड लेकिन वो यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, लेकिन फिर भी उनको यूनिवर्सिटी विट्स में शामिल किया जाता है। तो इसमें बेन जॉनसन है, ये नहीं थे। बेन जॉनसन है, ये तो पहले के राइटर हैं, हमारे एलिजाबेथन से भी पहले के राइटर माने जाते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते। द यूनिवर्सिटी विट इज अ फ्रेज यूज टू नेम ए ग्रुप, एक ग्रुप का नाम है जो 16th सेंचुरी के आसपास था। इंग्लिश प्ले राइट इसके अंदर थे हु वर एजुकेटेड इन द यूनिवर्सिटी, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में, 3 लोग इसमें ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए थे और 3 कैम्ब्रिज में। जो मार्लो है, क्रिस्टोफर मार्लो है, और थॉमस नैस है, और रॉबर्ट ग्रीन है, ये तीनों तो थे कैम्ब्रिज में पढ़े हुए, और बाकी जो 3 लोग बच गए, पील है, लिली है, जॉन लिली है, और एक और बच गए हैं जो ग्रीन, वो तीनों ऑक्सफोर्ड के हैं। और थॉमस किड है, वो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन इनको फॉलो करते थे, इसलिए उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो हु बिकेम पॉपुलर सेकुलर राइटर, प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, जॉर्ज पिले, ये सब माने जाते हैं। बेन जॉनसन इसमें नहीं आते। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स, फिर यही क्वेश्चन आ गया। जॉन लिली, जॉर्ज पिले, थॉमस नैस, थॉमस किड, तो थॉमस किड है। कई बार अगर इन सब का नाम देकर के पूछ लिया जाए तो थॉमस किड है, आप ये समझ लो एक बच्चा था, ये यूनिवर्सिटी नहीं गया, आप ऐसे याद रख लो इसको। तो ये यूनिवर्सिटी में कई बार, यूनिवर्सिटी विट्स में इनका नाम कई बार नहीं आता, क्योंकि ये एक्चुअल में यूनिवर्सिटी नहीं गए थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप, ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन आता है, तो ब्लूम्सबरी ग्रुप में लिटन शैट्रे, ई.एम. फॉरेस्टर, क्लाइव बेल, विंस्टन चर्चिल, तो इसमें विंस्टन चर्चिल है, ये इस ग्रुप के नहीं है। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप में वर्जीनिया वुल्फ भी आती है। ब्लूम्सबरी ग्रुप है वो एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप था, एसोसिएट इंग्लिश राइटर, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर्स एंड आर्टिस्ट, बेस्ट नोन मेंबर ऑफ विच इंक्लूड, इसमें वर्जीनिया वुल्फ है, जॉन मेनरैंड है, ई.एम. फॉरेस्टर है, लिटन स्ट्रेची है। तो इसमें इनका नाम नहीं आता। विंस्टन जो चर्चिल है ये इसमें नहीं आते। उसके बाद आता है फ्रांसिस जेफरी कॉइन्ड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोइट्री, लेक स्कूल में कौन कौन से आते हैं, विलियम वर्डवर्थ आते हैं, एस.टी. कॉलेज और रॉबर्ट साउदी आते हैं। तो ये 3 नाम आपको याद होने चाहिए। विलियम वर्डवर्थ, कोलरिज एंड क्रैब इसमें नहीं आते हैं, बायरन नहीं आते हैं, हैजलिट नहीं आते हैं, तो इसका आंसर होगा विलियम वर्डवर्थ, कोलरिज एंड साउदी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनोदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट शेक, आर्ट फॉर आर्ट शेक का थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एस्थेटिसिज्म से जुड़ा और वॉल्टर पीटर इससे जुड़े हुए हैं। तो आर्ट फॉर आर्ट शेक है, ये एक स्लोगन है फेमस, किसका, एस्थेटिसिज्म का या एस्थेटिक मूवमेंट का। इज द यूजुअल इंग्लिश रेंडरिंग ऑफ अ फ्रेंच स्लोगन द अर्ली 19th सेंचुरी एंड एक्सप्रेस ए फिलोसफी दैट द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ आर्ट एंड ओनली ट्रू आर्ट इज डिवोर्स्ड फ्रॉम एनी डायडेक्टिक मॉरल एंड यूटिलिटेरियन फंक्शन। तो ये आर्ट फॉर आर्ट शेक है वो किससे रिलेट है, एस्थेटिसिज्म से रिलेट करता है। अगर बात की जाए इनिशिएटर कौन था, तो वॉल्टर पीटर। उसके बाद में आता है रोमांटिसिज्म बाद लिबरलिज्म इन लिटरेचर, ऐसा किसने कहा था कि रोमांटिसिज्म है वो लिबरलिज्म था लिटरेचर के अंदर, तो ये विक्टर ह्यूगो कहते हैं। विक्टर ह्यूगो ने ही ये बात बोली थी, ये आपको फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ऑफ राइटर्स आर नॉट इंक्लूड इन कोकनी स्कूल, कोकनी स्कूल में कौन नहीं आते हैं, तो कोकनी स्कूल में एस.टी. कॉलरिज नहीं आएंगे, क्योंकि जो बाद वाली जनरेशन थी रोमांटिसिज्म में 2 जनरेशन मानी जाती है रोमांटिक पोइट्स में। तो इसमें विलियम वर्डवर्थ
रॉबर्ट साउदी, विलियम ब्लैक, ये पहले के हैं, तो इनको नहीं माना जाता। उसके बाद में जॉन कीट्स आते हैं, विलियम हैजलिट आते हैं, ली हंट आते हैं, या पीबी शैली आते हैं, ये सब आते हैं। इनको कोकनी स्कूल ऑफ पोइट माना जाता है। उनकी राइटिंग की तरफ इशारा किया गया है कि इन्होंने ऐसे ही मतलब बचकानी हरकतें की है लिखने के अंदर। तो ब्लैकवुड इनकी एक मैगजीन थी, उसके अंदर इनको थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से इंसल्टेड फॉर्म में ये कहा गया है कोकनी स्कूल के पोइट हैं ये। कॉलेज वाज नॉट इंक्लूड, और कॉलरिज है वो इससे पहली जनरेशन के हैं, मतलब यंग जनरेशन के नहीं है ये ओल्ड वाली जनरेशन के हैं और यंग वाले ये आए हैं। तो कोकनी स्कूल के अंदर कॉलरिज को शामिल नहीं किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप द यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर कौन नहीं था? क्रिस्टोफर मार्ले थे, थॉमस नेस थे, जॉर्ज पील थे, तो बेन जॉनसन नहीं थे। बेन जॉनसन तो पहले ही आ जाते हैं। हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ ब्लूमसबरी ग्रुप, तो इसमें थोड़ी देर पहले ही आया था। ई.एम. फोरेस्टर थे, लियोनार्ड वुल्फ है, ये वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड है, ये भी थे। लिटन स्ट्रेक्सी भी थे, लेकिन जीबी शो इसके अंदर नहीं आते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 42। ये थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन, चलो इसको छोड़ो आप। 43, हु इज़ द पोइनियर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट, पोइनियर कौन है एस्थेटिक मूवमेंट का? वोल्टर पीटर। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। आप तो न्यूमैन की बात की जाए तो ये किस में आते हैं? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में आते हैं। ऑस्कर विल्डे हैं, ये तो बाद में आएंगे ऑस्कर विल्डे तो। स्टीवेंसन है, ये भी कोई और राइटर माने जाते हैं लेकिन इस एज ग्रुप के नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट फ्रेज करेक्टराइज द लेट 19th सेंचुरी एस्थेटिक मूवमेंट? आर्ट फॉर आर्ट शेक। देखो ऐसे भी आ सकता है, आर्ट फॉर इंटेलेक्ट शेक, आर्ट फॉर गॉड शेक, आर्ट फॉर द मैसेज, आर्ट फॉर आर्ट शेक। तो आपको मैंने बता दिया। अब बात आती है इमेजिजिज्म की। इमेजिजिज्म में कौन आया था? इमेजिजिज्म का जो हेड है वो किसको बताया था? मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, टी.ई. ह्यूम। टी.ई. ह्यूम, H-U-L-M-E। तो इमेजिजिज्म इज ए स्कूल ऑफ पोइट्री दैट फ्लोरिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप के अंडर है वो आया था ये? एजरा पाउंड, शैमुअल बेकेट, एंड्रे ब्रेटन, T.S. एलियट। तो इसमें एजरा पाउंड को ही माना जाता है। एजरा पाउंड है वो एक एक्सपेट्रिएट अमेरिकन पोइट माने जाते हैं और ये क्रिटिक भी थे और मेजर फिगर माने जाते हैं उस टाइम के मॉडर्न मूवमेंट में। तो इनका भी कंट्रीब्यूशन उसके अंदर काफ़ी रहा है। इमेजिज्म के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है और ये एक ऐसी मतलब आप कह सकते हो मूवमेंट था ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासिकल चाइनीज एंड जैपनीज पोइट्री स्ट्रेसिंग क्लैरिटी, प्रेसिशन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, जिसमें मतलब लैंग्वेज को बहुत कम यूज़ किया है। इस बेस्ट नॉन वर्क इंक्लूड, जैसे इनके वर्क माने जाते हैं, रिपोस्ट से है, ह्यूज शेल्विन, मैकलबरी है, ये 2-3 वर्क इनके माने जाते हैं। तो अगर या तो T.E. ह्यूम का नाम आएगा क्योंकि वो भी एसोसिएट थे इससे, और दूसरा अगर नाम आता तो एजरा पाउंड का नाम आएगा। प्री रैपलाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विच, प्री रैपलाइट में मैंने फॉर्म और डिजाइन की बात पहले की थी, लेकिन मेनली कंसर्न उन्होंने किस चीज़ के साथ किया है? तो नैरेटिव एंड स्टाइल। मैंने वहाँ शायद ऐसे बोल दिया कि नैरेटिव नहीं किया था इन्होंने, नैरेटिव किया था इन्होंने और स्टाइल भी था इनका, लेकिन एक फॉर्म और डिजाइन के साथ था वो। ऐसे नहीं है कि कुछ भी नैरेट कर दिया, कुछ भी स्टाइल अपना लिया, नहीं, एक स्पेशली फॉर्म और डिजाइन को देख करके इन्होंने काम किया था। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट वाज द फर्स्ट यूज बाई, मेटाफिजिकल टर्म है सबसे पहले किसने यूज की थी? डॉक्टर जॉनसन ने। आप जॉन डन का नाम देके जॉन डन के साथ आप सीधे मत चले जाना, क्योंकि सबसे पहले इसको यूज़ करने का काम डॉक्टर जॉनसन ने किया था। और उसके बाद में जो जॉन ड्राइडन है उन्होंने मेटाफिजिकल वर्क इनको बोला था, किनको? जॉन डन को बोला था। अगर सेंट की बात की जाए तो एक विलियम हैजलिट, हैजलिट नहीं सॉरी उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक राइटर माने जाते हैं हमारे, हर्बर्ट, हाँ सॉरी हर्बर्ट हैं, जो इसी के ही ग्रुप के हैं मेटाफिजिकल पोइट्री के, उनको सेंट बोला जाता है इसका। और स्कूल का अगर हेड माना जाए तो वो हमारे जॉन डन आते हैं कि मेटाफिजिकल स्कूल के हेड कौन माने जाते हैं, तो वो जॉन डन है। हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट बिलोंग टू द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री, फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री किसको बोलेंगे और इससे कौन बिलोंग करता है? तो फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री एक टाइप से यही है, फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री जो प्री रैपलाइट्स वाले हैं उन्हीं को ही हम ले लेते हैं इसके अंदर। तो डीजी रोसेटी का नाम इसमें आता है। फिर आता है E.M. फोरेस्टर बिलोंग टू, E.M. फोरेस्टर का थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि ब्लूम्सबरी ग्रुप के अंदर आया था। वर्जीनिया वुल्फ है, उनके हस्बैंड है और ये हैं, और 1-2 राइटर और आए थे, डोरोथी रिचर्डसन भी उसके अंदर हैं। तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करते थे। बीट राइटर्स, बीट राइटर्स कौन सी जनरेशन के अंदर आते हैं? तो बीट राइटर हैं वो 1950 के अंदर आते हैं। बीट जनरेशन वाज ए ग्रुप ऑफ ऑथर हुज लिटरेचर एक्सप्लोर्ड एंड इन्फ्लुएंस अमेरिकन कल्चर इन द पोस्ट वर्ल्ड वार
सेकेंड इरा में पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद में जिन्होंने जो लिटरेचर लिखा था उनको बीट राइटर्स के नाम से जाना गया था। द बल्क ऑफ देयर वर्क वॉज पब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड थ्रू आउट द 1950। तो ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, इन द 1950। सिम्बोलिस्ट मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सिम्बोलिस्ट जो मूवमेंट है वो एडगर एलन पो का नाम जहाँ भी आएगा सिम्बोलिज्म के साथ में ये जुड़े होंगे। जैसे वॉल्टर पीटर है वो उनके साथ में जुड़े हुए हैं एस्थेटिसिज्म के। तो एडगर एलन पो है वो एक प्रिंसिपल फोररनर माने जाते हैं आर्ट फॉर आर्ट से एक मूवमेंट इन 19th सेंचुरी यूरोपियन लिटरेचर में। और पो की जो पोइट्री है या शॉर्ट स्टोरी है वो बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस है किससे, फ्रेंच सिम्बोलिस्ट जो भी हैं उसमें लेट 19th सेंचुरी के अंदर उन्होंने इस सिम्बोलिज्म जो मूवमेंट है इसका मतलब सिंबल को लेकर के एक राइटर को लिखने का, लिटरेचर को लिखने का काम किया था। तो सिम्बोलिज्म मूवमेंट के नाम से वो जाना गया था। तो इसमें सिम्बोलिज्म मूवमेंट का सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एलन पो है, एडगर एलन पो है, वो इससे रिलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएट विद द ब्लूम्सबरी ग्रुप, फिर ये आ गया ब्लूम्सबरी। अब तो आपको ये पक्का रट गया होगा, टी.एस. एलियट है, ये भी ब्लूम्सबरी ग्रुप के हैं, लेकिन ये साथ में न्यू क्रिटिसिज्म ग्रुप के भी हैं। टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स, टी.ई. ह्यूम है। ये टी.ई. ह्यूम किससे रिलेट करते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, कुछ टाइम पहले ये आया था, इमेजिज्म की बात आई थी तब इनका नाम आया था। और वर्जीनिया वुल्फ, तो इसमें ब्लूम्सबरी ग्रुप है वो उसके साथ में कौन रिलेट करता है, तो ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ एसोसिएट इंग्लिश राइटर इंटेलेक्चुअल फिलोसफर, जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, जॉन मेमंड है, ई.एम. फोरेस्टर एंड लिली स्ट्रेचो। तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दिया है, ये नहीं माना आपने, टी.ई. ह्यूम का नाम इसके अंदर आएगा, बाकी सारे ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये लिखना चाहिए था नोट कि कौन इसमें नहीं है, तो इसमें आएगा नाम टी.ई. ह्यूम का नाम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारे ऑलमोस्ट सारे लिटरेरी मूवमेंट हैं वो सब आ गए हैं इसमें। बाकी अगर कुछ भी बच गया, एक दो क्वेश्चन और बच गए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन आंसर वाले लेके आऊँगी उसमें ले आऊँगी।